तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम क्या देखेंगे कि भारत का भूगोल उसमें देखें। ठीक है, भारत के भूगोल का पहला क्या सामान्य परिचय, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें देख लेते हैं। बता रहा है निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में सही जो कथन होगा उसको चुनना है। नीचे कथन दे रखे हैं 4, इनमें से जो सही होगा उसको चुनना है। ठीक है, पहला क्या दे रखा है कि भारत विश्व का पाँचवा बड़ा देश है, तो क्या ये कथन सही है। दूसरा दे रखा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है भारत। तीसरा दे रहा है कि समूचा भारत जो है उष्ण कटिबंध में स्थित है। और चौथा दिया हुआ है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर का उपयोग है उसको भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो देशांतर है बता रहा है कि 82.5 वाला, उसको क्या भारतीय मानक को निर्धारित करने के लिए, भारतीय मानक समय जो है उसको निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमें सही कथन चुनना है। जैसे यहाँ पे आपको पता होगा भारत जो है 5वां नहीं जबकि 7वां बड़ा देश है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो भारत के अलावा कौन कौन से देश हैं जो बड़े हैं 6। तो पहला जो देश होगा हमारा रशिया, सबको पता होगा। फिर आता है कनाडा, ठीक है। फिर आपको पता होगा USA आता है। फिर आपको पता होगा चाइना आता है। तो ये सब इसके ऊपर जितने भी देश हैं ये हैं, ये आपको याद होने चाहिए जो भारत से बड़े देश हैं। ठीक, बाकी यहाँ ये पूरे जो पृथ्वी है, जो स्थल मंडल है, उसका 2.4% भाग घेरे हुए है भारत हमारा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये समूचा भारत जो है उष्ण कटिबंध में नहीं है, बल्कि ये उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए ये वाला भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, दूसरा और चौथा। तो ये राइट आंसर हो गया हमारा दूसरा चौथा। एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए, जो 82.5 डिग्री है वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है हमारा, जिसको भारत ने भारतीय मानक समय माना हुआ है, तो वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा प्रदेश है, तो पहले यूपी से गुजरेगा। यूपी से होकर गुजरती है ये 82.5 डिग्री। फिर उसके बाद MP में एंटर करते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो मतलब 5 राज्यों से होके गुजरता है भारतीय मानक समय जो है। कौन कौन सा, यूपी है, MP है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 2 और 4 है। तो इतनी चीज़ें इसमें देख लीजिएगा। आगे जैसे इसमें दिया हुआ है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये पता है आपको। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो ये याद रख लीजिएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी दक्षांश। और जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है ये। तो ये सब दे रखा है। ये भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है, तो 6.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री कह रहा हूँ मैं, डिग्री से लेकर 6 मिनट तक का जो है वो कितना है, अक्षांशीय विस्तार है भारत का। ठीक है, अगर ये लेंगे कहाँ से, तो ये अगर अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड करके लेंगे तो ये यहाँ पे आता है। 2.4% क्षेत्रफल हमारे भारत का है पूरे स्थल मंडल का। और 82.5 डिग्री जो हमने बताया निकलती पूर्वी देशांतर, बता दिया कि कहाँ कहाँ से स्टेट से होके गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगेन वही रिपीटेड है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा कौन सा स्थान है भारत का, तो 7वां है। टिक कर लीजिएगा, कोई नई चीज़ नहीं इसमें। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए जो रिपीट हो रहे हैं उनमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी हमने बता दिया क्या क्या चीज़ें जो हमें जाननी थी। तो यहाँ पे फिर से लगा लीजिएगा, 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है क्या, ये ध्यान से देखिए। भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% बता रहा है। जो भारत का क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन पूछ रहा है कि इनकी जनसंख्या कितनी है वर्ल्ड की। तो संपूर्ण मानव जाति की क्या 16% जनसंख्या है भारत में, नहीं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 17 दे रखा है, लेकिन रियल जो डेटा है 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% जो है विश्व की जनसंख्या का कुल भारत में निवास करती है। तो ये देख लीजिए कितना बड़ा गैप है। केवल लैंड हमारे पास कितनी है, अगर पूरे स्थल मंडल की देखें तो केवल 2.4% के आसपास ही लैंड है हमारे पास, लेकिन यहाँ विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं। तो देखिए कितना घनत्व होगा, डेंसिटी कितनी ज़्यादा है भारत में। वही भारत का क्षेत्रफल ये याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और परसेंटेज में देखें तो 2.4% है। तो ठीक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और स्थल जितना भी विश्व में लोग रहते हैं वर्ल्ड में, उसके 17.5% भारत में ही निवास करते हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन क्या, भारत में लगभग कितने गांव हैं। तो कितने गांव हैं, ऑप्शन दे रखा है 5 लाख, बी दे रखा है 6,30,000, सी दे रखा है 8 लाख और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। जो गाँवों की जनसंख्या है जनगणना के अनुसार करीबन 6,40,000 के आसपास हैं गाँव जो हैं, तो वही दे रखा है 6,40,900
32 गांव हैं कितने भारत में निवास करते हैं, 2011 की जनगणना है उस हिसाब से इसमें दिया हुआ है, तो डी विकल्प इसमें होगा कोई नहीं इनमें से। तो राइट आंसर क्या होगा, 6,40,932 गाँव हैं। नेक्स्ट है, क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, पूछ रहा है कि जोड़ी कौन सी सही नहीं है, तो जोड़ी देखना है। हमने ये देख लिया अभी क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन या 32,87,000, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अक्षांशीय विस्तार देख लिया हमने, अगर यहाँ पे अंडमान निकोबार को ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 6.6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा। और अगर केवल स्थल अंडमान निकोबार को हटा के अगर भारत का देखते हैं तो वहाँ से कितना हो जाएगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का हो जाएगा। वही जो रेखांशीय विस्तार है, मतलब जो आपको पता होगा अक्षांश और देशांतर होते हैं, जो देशांतरी विस्तार है वो कहाँ पे है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी, 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी है, यह किसका रेखांशीय विस्तार है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जितना भी इसमें दे रखा है ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। तो ये गलत है, क्या पूछ रहा है, जोड़ी सही नहीं है, तो ये जोड़ी सही नहीं है। जिसमें दे रखा है राज्यों की संख्या कितनी बता रहा है, 26, जबकि वर्तमान में कितने 28 राज्य हैं और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ये राइट आंसर है। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 32,87,263, ध्यान में रखिएगा इसको, 32,87,263। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक का, और जो देशांतरी विस्तार है वो देख लिया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। 26 जनवरी 2020 से क्या हुआ, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले 9 केंद्र शासित थे, तो उसके बाद क्या हुआ, जो नवीनतम बना है दादरा नागर हवेली और दमन दीव को एक करके बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। पहले दोनों अलग अलग होते थे, तो ये चीज़ देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट है क्या, कौन सा असत्य बताना है इसमें। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, आपको पता होगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में का दूसरा राष्ट्र है, ये भी आपको पता होगा। पहला कौन है, तो चाइना है। अभी जो नए आंकड़े तो आए नहीं, सुना है कि शायद इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा हो जाएगी, क्या सिर्फ खबरें चल रही हैं। जब नई जनगणना के आंकड़े आएंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे अच्छे से। दे रखा है इसकी भूमि सीमा का विस्तार कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। और क्या बता रहा है, चौथा क्या दे रखा है ऑप्शन, इसमें असत्य बताना है हमको। चौथा दे रखा है सर्वोत्तम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये गलत है। मिजोरम नहीं है, यहाँ अरुणाचल, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है, तो ये इसका गलत आंसर है। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। तो ये हमारा हो गया सामान्य जो परिचय था भारत के भूगोल का, जो दे रखा है घटना चक्र में पूर्वालोकन में, तो वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, अक्षांशीय विस्तार, उसमें एक चैप्टर दे रखा है, उसमें भी शायद 3 ही क्वेश्चन है, तो उनको देख लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार में देखेंगे, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या पूछ रहा, भारत विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है ए ऑप्शन 37 डिग्री 17 मिनट या 8 से उत्तर से 8 डिग्री 6 मिनट दक्षिण के बीच। बी दे रखा है 37 डिग्री 17 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण के बीच। और बाकी ये दे रखा है 37 डिग्री 17, और ये हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो आपको पता होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश में बात करें तो उत्तर लगाना है, और जब देशांतर की बात करेंगे तो पूरा होगा, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर कभी आपको निकालना हो तो ये जैसे ये जो हमारा है, इसमें अगर माइनस करेंगे तो चाहे देशांतर में माइनस, अगर अक्षांशों में माइनस करेंगे ना इनको, तो भी 29 के आसपास आएगा। और अगर देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट को अगर 97 से घटाएंगे तो भी कितना 29 के आसपास आता है दोनों का। तो ये भी चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप समझने के लिए। तो वही बता रहा है, तो इसमें राइट आंसर तो इसमें दिया नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, टिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब उल्टा सीधा दे रखा है। पहले ये दे दिया है, जबकि यहाँ पे 17 दे रखा है, 6 है, और 37 पहले नहीं आएगा, पहले 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, उसके बाद 37 आएगा। अगर अंडमान निकोबार को भी लेंगे तो 6 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो उतनी चीज़ें भी देखी हमने ऊपर, याद होंगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हमारा क्या, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरेगी। तो ये एक्चुअली ये जो सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश है, पूछ रहा किस एक से भी होकर गुजरेगी। तो ऑप्शन दे रखा है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल या डी जम्मू कश्मीर। तो जो सिक्किम से होकर गुजरती है वो कौन सी है, राजस्थान, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राजस्थान से भी होकर गुजरेगी। नेक्स्ट दे रखा है, इस तरह के क्वेश्चन ना याद करिएगा, ये RAS में वहाँ का लोकल क्वेश्चन बना है, तो इसको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस एक बार पढ़ लेते हैं हम कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती, तो कहाँ से, तो जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर, तो जैसलमेर होगा। बस यही इसमें दे रखा है क्वेश्चन में।
तो इतने ही क्वेश्चन इसमें थे, किसमें, अक्षांशीय विस्तार में। सामान्य जो दे रखा है परिचय भारत के भूगोल का वो भी हमने देख लिया, अक्षांशीय विस्तार देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, भारत एवं कर्क रेखा जो दे रखा है इसी में, घटना चक्र के पूर्वावलोकन की में, तो उसको देख लेते हैं। तो भारत एवं कर्क रेखा में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन दे रखा है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। तो कहाँ से होकर गुजरती है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर टिक कर लीजिएगा झारखंड, बिहार या झारखंड से होकर गुजरती है। बाकी उड़ीसा से आपको पता होगा, उड़ीसा से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली है वो कहाँ से, वो उड़ीसा से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री जो होती है हमारी, कौन सी, 82.5 डिग्री जो हमारी वो है देशांतर, वो यहाँ से होकर गुजरती है। तो बाकी आपको पता होगा बहुत सारी ट्रिक चलती हैं, यूट्यूब में पड़ी भी हुई है, मित्र पर गमछा झाड़ करके। तो उससे क्या होता है, कर्क रेखा पर जितने भी स्टेट हैं वो आपके निकल आते हैं उस ट्रिक से। तो वहीं आगे दे रखा है कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है उस पर पड़ने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात है हमारा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे हो गए कौन से, जो 8 राज्य हैं वो कहाँ से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, सबको पता होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन बहुत पुराना आया था 1990 में, तो ये देख सकते हैं आप, यूपी पीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट है क्या कि देखो ये बता रहा हूँ 1990 में तो बिहार झारखंड बना नहीं था, क्योंकि बिहार से अलग हो गए, तो 2000 के आसपास बना है, तो इस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस हिसाब से देख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, फिर से पूरा कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो मिजोरम आपको पता होगा, गुजरात अभी हमने ऊपर देख लिया, ये हमारा कहाँ हो गया, गुजरात देख लिया हमने, इधर छत्तीसगढ़ है और ये झारखंड है, यूपी नहीं है, तो इसमें एलिमिनेट कर दीजिएगा। क्या हमारा तीसरा एलिमिनेट करते ही आंसर निकल आता है, क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया पहला, दूसरा और चौथा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। गुजरात है हमारा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर से भाई कहाँ से नहीं गुजरती है, तो इसमें क्या दे रखा है, कहाँ से गुजरती है, तो आपको पता होगा त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश, मिजोरम सबसे होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो भाई क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, हो क्या रहे, मतलब इससे अगर कर्क रेखा से कोई क्वेश्चन बनता भी तो सिंपली यही बनता है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, या उन राज्यों के नज़दीक कौन सा, मतलब कहाँ से नज़दीक पड़ता है, कौन सा एरिया, ये सब पूछते हैं। तो वही देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो दे रखा है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मिजोरम। तो राइट आंसर आपको पता होगा, मणिपुर से नहीं होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। नेक्स्ट है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे है। तो निकटतम दूरी में पूछ रहा कर्क रेखा से कौन है, तो इसमें ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं इस तरह से। तो निकटतम जो है कौन सा है कर्क रेखा से, गांधीनगर है, क्योंकि ये गुजरात में पड़ता है, तो इस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है, तो ध्यान रख सकते हैं आप। बाकी अगरतला हमारा कर्क रेखा पड़ेगा, गांधीनगर कर्क रेखा के नज़दीक पड़ता है, जबलपुर पड़ता है, उज्जैन पड़ता है, ये सब कर्क रेखा के नज़दीक में ही पड़ते हैं। तो ये सब दे रखा है लिस्ट, तो देख सकते हैं आप इनको। नेक्स्ट है कौन सा निकट पड़ेगा कर्क रेखा के, तो इनमें से जो बताना है उसमें टिक कर लीजिए। कोलकाता है हमारा जो कर्क रेखा से नज़दीक पड़ेगा। दिया है निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार है। दिल्ली का जो अक्षांशीय स्थिति वो क्या है, 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट तक का। कोलकाता का जो है सॉरी, कोलकाता का जो दे रखा है वो 22 डिग्री 30 मिनट का दे रखा है। जोधपुर जो है वो 26 डिग्री के आसपास पड़ता है, और नागपुर क्या है हमारा 21 डिग्री। तो सबसे नज़दीक कौन सा होगा, ये 22 डिग्री 30 मिनट वाला, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो कौन सी है, 23.5 डिग्री पे होती है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, 23 डिग्री पे 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होती है, तो उसके सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा, तो यही पड़ेगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्या दे रखा है, निम्न कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 23.5 डिग्री उत्तर वाला होगा, मैं गलत टिक कर रहा हूँ। पहला दे रखा है 23.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे कंफ्यूजन ये ध्यान में रखिएगा, ये उत्तर है हमारी जो कर्क रेखा पड़ती है उत्तर पे, 23.5 डिग्री उत्तर है। तो ऑप्शन दे रखा है ए 23.5 डिग्री दक्षिण, बी दे रखा है क्या 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, डी दे रखा है 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर, और सी देख रखा है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आपको पता होगा इक्वेटर होती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। वहीं कर्क रेखा जो हमारी वो 23.5 डिग्री वाली वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दे रखा है 10वां, उसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो पूछ रहा कौन सा राज्य जो ऐसा है कर्क रेखा के उत्तर में।
तो झारखंड आपको पता होगा, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इसमें राइट आंसर क्या है, मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये देख सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टेट हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में है। यूपी ले सकते हैं आप, ठीक है, जम्मू वम्मू तो आप लगा ही लेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो भी होंगी मैप पे देखिएगा अच्छे से, उस पर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कहाँ पे कितने राज्य ऊपर वाले एरिया में स्थित हैं, कितने नहीं। नेक्स्ट दे रखा है जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो दिन की अवधि पूछ रहा है जून माह में, जून माह में दिन की अवधि पूछ रहा है। तो इसको ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अपने आप डेवलप हो जाएगी सोच कि किस जून के समय में जो सूरज है हमारा वो कहाँ पे होता है उत्तरी गोलार्ध में, उस हिसाब से जो नज़दीक का पड़ेगा वहाँ पे दिन की अवधि सर्वाधिक होगी। तो यही दे रखा है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हमारा दिल्ली है, जहाँ पे दिन की अवधि सबसे लंबी होगी। क्योंकि और देखते हैं एक्सप्लेनेशन में जो दे रखा है कि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य जो होता है कहाँ पे, जो 21 जून को सूर्य जो है उत्तरायण की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस समय क्या है, कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है और दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है। तो अतः दिन की अवधि अधिकतम कहाँ होगी, तो दिल्ली में होगी। नेक्स्ट क्या है, कर्क रेखा के सबसे निकटतम पूछ रहा है। तो ये क्या है, काम करिएगा, मैप देखिएगा इंडिया का, वहाँ पे देख लीजिएगा बना के जो भी कर्क रेखा के उत्तर में स्टेट हैं और जो साउथ में है, जो नॉर्थ में है और जो साउथ में है, इन दोनों को देख लीजिएगा कौन से स्टेट कहाँ पे पड़ते हैं और कितने राज्य गुजरते हैं, वो तो पता ही है आपको। हो सकता है आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे, पूछे गए हैं कई बार, तो हो सकता है बना दें इससे क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है क्या, जबलपुर, इसमें तो राइट आंसर होगा क्या, जबलपुर दे रखा है, देख सकते हैं आप। तो ये स्थान दे रखे हैं, डिग्री दे रखी है सबकी। तो सबसे नज़दीक में कौन सा पड़ेगा 23.5 डिग्री के, तो ये पड़ेगा। तो यही जबलपुर इसमें टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है क्या, कौन सी, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, कभी ना कभी फिर से पूछा जाना है। तो भारत की कौन सी नदियाँ में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्वेश्चन बहुत बार बन भी चुका है। बहुत बार क्या मतलब, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दे रखा है माही, बी चंबल, सी नर्मदा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है माही नदी जो है किसको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक और बताइएगा, साउथ अफ्रीका में एक नदी पड़ती है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में एक नदी पड़ती है जो किसको, नील नदी को, जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। तो इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ये भी इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है बीच से। तो यही इसमें दे रखा है। तो इसमें जो हमारे चैप्टर थे इसमें इतनी चीज़ें थी, इसमें जो हमारे घटना चक्र के जो हमने देखे चैप्टर लिए, इसमें इतने क्वेश्चन दिए हुए थे, क्वेश्चन हमने सारे देख लिए। हमारे चैनल पे ये जो क्वेश्चन तो ये कराए जा रहे हैं घटना चक्र के, इसके साथ ही जो ट्रेडिशन पार्ट है हमारा, उसको भी हम अच्छे से कवर करा रहे हैं। तो चैनल पे विजिट करके उनको भी देख लीजिएगा, उसके बाद आके ये घटना चक्र के क्वेश्चन लगाइएगा, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। जो भी आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, आपसे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे सब अच्छे से बन जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा भारत का भूगोल में जो देखेंगे आज हम क्या, मानक समय। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसके बारे में, जो स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का उसके बारे में, साथ ही जो जीएमटी है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें देख लेंगे। और ये जो समय होता है कैसे निकाला जाता है, मतलब कौन सी डिग्री पे कितना समय आगे होगा कितना पीछे होगा, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन में आते हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जैसे आपको पता होगा, IST इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका है। जैसे GMT इसको कहते हैं, किसको, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है उसको GMT कहते हैं। और इंडिया का जो टाइम है GMT आपको पता होगा 0 डिग्री पे, और जो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना माना गया, 82.5 डिग्री। तो ये ध्यान में रखिएगा, पहली बात क्या कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो माना गया है कितना, 82.5 डिग्री माना गया है। तो इतनी चीज़ इसमें देखिएगा। आगे देखिए इस पर क्या लिखा है, जो मानक समय होता है वो क्या होता है, डिफरेंट याम उत्तर। तो यहाँ याम उत्तर अगर आपको ना समझ में आ रहा तो लॉन्गिट्यूड ध्यान में रखिएगा, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड पर स्थित जो स्थान है उनमें स्थानीय समय निश्चित रूप से भिन्न होगा। तो मतलब बता रहा है ये, जैसे ये अर्थ है तो इसमें जो डिफरेंट ये लॉन्गिट्यूड खींचे हुए हैं, तो ये डिफरेंट इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में जो समय होगा वो डिफरेंट होगा, भिन्न होगा। तो वही बता रहा है इसमें। तो बता रहा है कि भारत में जो द्वारका है, जो भारत का द्वारका है, ठीक, और जो डिब्रूगढ़ है असम का, उन दोनों के बीच करीबन 1.5 घंटे 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो यही बता रहा है क्या कि भारत में जो द्वारका गुजरात का पड़ता है और डिब्रूगढ़ जो असम में पड़ता है, तो ये गुजरात हो गया हमारा और ये इधर असम हो गया। तो इसमें जो बता रहे हैं, जो असम का कौन सा डिब्रूगढ़ है और जो गुजरात का द्वारका है, वहाँ पे क्या, जो इन दोनों के बीच जो समय का फ़र्क है वो कितना है, करीबन 1 घंटा
45 मिनट के आसपास इन दोनों के बीच समय का डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है, तो इसी के आधार पर क्या किया गया है, तो ये बीच का हम लोग ने ले रखा है, जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, तो बीच में 82.5 डिग्री के आसपास पड़ता है। तो उसको हम लोग ने फिर अपना इंडियन स्टैंडर्ड समय जो मानक समय तय किया है। तो इसी प्रकार आगे दिया है इसमें क्या, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट, ध्यान रखिएगा ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से इसको लॉन्गिट्यूड को डिवाइड किया जाता है। तो ये देख लीजिएगा 0 डिग्री जहाँ पे होगी उसको क्या कहेंगे हम, GMT कहेंगे। और उसके ईस्ट में जो पड़ेगा 0 डिग्री के इधर जितना बढ़ेंगे टाइम क्या होगा, पहले बढ़ेगा, और इधर क्या पीछे चलेगा टाइम। तो अगर जो GMT के अगर प्लस लिखा है तो प्लस का मतलब क्या होगा, टाइम इधर आगे चल रहा है। जैसे भारत में क्या लिखा होता है, प्लस 5.5 घंटा आगे चलता है। तो कहाँ से, मतलब रिस्पेक्ट पॉइंट कौन सा है, तो GMT है। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वही दिखा है क्या, भारत में क्या है 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर को मानक यामी उत्तर माना है। इस यामी उत्तर पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए एक मानक समय के रूप में कार्य करता है। मतलब वैसे लोकल टाइम तो हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे ये जो पढ़ेंगे, यहाँ पे जो टाइम माना गया है यहाँ पे करेक्ट टाइम होगा, लेकिन यहाँ का लोकल टाइम अलग होगा, यहाँ का लोकल टाइम अलग होगा। लेकिन ये जो बीच का हम लोग मानते हैं समय, जो किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वहाँ के स्थानीय समय से अलग होता है। लेकिन इसको चारों जो भी स्टैंडर्ड टाइम होगा, जो मानक होगा, वो पूरे देश में एक जैसा माना जाता है। तो यही चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या, स्थानीय समय विभिन्न होते हैं वैसे देश के, लेकिन कोई भी देश अपना जो स्टैंडर्ड टाइम जो होता है मानक समय इसलिए निर्धारित करता है ताकि जो पूरे देश में है चीज़ें एक जैसी चल सके समय के हिसाब से। तो इसीलिए जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन सा, 82.5 डिग्री पे है। आगे दिया गया GMT के पूर्व में 82.5 डिग्री ईस्ट पर स्थित GMT से 5.5 घंटा आगे हम लोग। तो ये चीज़ दे रखी है। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है क्या, कि पहले तो इतना ध्यान रखिएगा 82.5 डिग्री हमारा क्या है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है हमारा, और ये 5.5 घंटे आगे है। तो ये भी निकाल के दिखाएंगे 5.5 घंटे कैसे निकलता है 82.5 डिग्री पे। तो इसको भी निकालना सिखाएंगे आपको, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें एग्जाम में, तो कैसे निकाला जाता है इसको भी हम देखेंगे। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है जो ध्यान रखिए आपको, कि ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्या, कि जो भारतीय मानक समय रेखा है उससे कौन से प्रदेश से होकर गुजरती है, कौन कौन से प्रदेशों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। तो देख लेते हैं। जो पहला प्रदेश है जहाँ से एंटर करती है भारतीय मानक समय रेखा, वो कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। तो यूपी ध्यान रखिएगा, देन मध्य प्रदेश ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ ध्यान में रखिएगा, ये जो वाला एरिया है छत्तीसगढ़ का है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर उड़ीसा ध्यान में रखिएगा, येलो वाला जो पोर्शन है ये उड़ीसा का है। और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा है ध्यान रखना है आपको, यूपी हो गया, फिर कौन सा प्रदेश है, यूपी के बाद आएगा MP आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, तो छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तो उड़ीसा आएगा, फिर नेक्स्ट में क्या, लास्ट में क्या पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो ये 5 राज्य है जहाँ से क्या हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST वो होके गुजरता है। तो ये 5 राज्य ध्यान में रखिएगा अच्छे से। सबसे ऊपर यूपी पड़ेगा, फिर MP पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, फिर उड़ीसा पड़ेगा, फिर आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो इनका जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें देखने को मिलेगा भी आपको। तो ये हमने देख लिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। 82.5 डिग्री ध्यान रखना, 5.5 घंटा आगे ध्यान रखना, ईस्ट है ये भी ध्यान में रखिएगा, कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये भी देख लीजिएगा। और भारत में जो द्वारका है गुजरात का, और असम जो डिब्रूगढ़ है वहाँ पे 1.5 घंटे का समय होता है। तो समय में विभिन्नता ना हो तो इसके लिए एक देश, कोई भी देश जो होता है वो स्टैंडर्ड टाइम मान के चलता है अपना। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम वो क्या है, 82.5 डिग्री है, ठीक है। आगे देख लेते हैं GMT। तो GMT का फुल फॉर्म पहली बात ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है, ठीक है। GMT का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। GMT का अगर देखें तो ये 1884 में क्या होता है, जो GMT है उसको लंदन के पास में जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाले को शून्य याम्योत्तर के रूप में चुनने का निर्णय लिया गया। तो इसको कब चुनने का निर्णय लिया गया, 1884 में, 1884 में, ठीक जब कांग्रेस का गठन हुआ उससे 1 वर्ष पहले 1884 में GMT जो है उसको क्या किया गया है, शून्य नहीं मतलब 0 डिग्री मानने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ से जितने भी ये आगे पड़ेंगे कंट्री, ये देख सकते हैं, ये ईस्ट में कहलाएंगे, और जो इसके इधर पड़ेगा ये वेस्ट में कहलाएंगे। और यहाँ पे टाइम प्लस में चलता है, और यहाँ पे जब भी टाइम लिखा होगा तो माइनस में लिखा होगा, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यही दे रखा है कि 1884 में प्रधान याम्योत्तर के रूप में लंदन के पास जो है ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाले को शून्य याम्योत्तर के रूप में चुनने का निर्णय लिया गया था। आगे दे रखा है याम्योत्तर के संदर्भ में कि किसी स्थान का देशांतर जो होता है वो प्रधान याम्योत्तर मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर यहाँ तक चलेंगे तो ये पूरा ईस्ट में आएगा,
और इधर वेस्ट में आएगा। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो वही दे रखा है क्या, पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी है, ये वे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाले अर्धवृत्त प्रत्येक डिग्री को आगे मिनटों में और मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये चीज़ अभी देखेंगे हम। तो जीएमटी के संदर्भ में अगर आपको देखना है जो पीछे में क्वेश्चन बनेगा, पहली बात तो ये कहाँ पे है, तो लंदन में है, यूके में पड़ता है, जो जीएमटी वहाँ से निकलती है। और भी क्वेश्चन बनता है क्या, 1884 में इसको अपनाया गया है। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसमें जो जिन देशों से होकर गुजरती है हमारी जीएमटी जो है, कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला जो यूरोप के अंदर देश पड़ता है वो कौन है, ब्रिटेन से, तो आपको ध्यान ही रहेगा क्योंकि ब्रिटेन से जो लंदन है वहीं से होकर गुजरती है। दूसरा कौन सा देश पड़ेगा हमारा, फ्रांस, और तीसरा स्पेन। तो ये देख सकते हैं, ये फ्रांस हो गया, ये यूके हो गया, और ये हो गया स्पेन। तो ये 3 देश हो गए हमारे कहाँ के, यूरोप के। तो ये यूरोप के देश हो गए 3, यहाँ से क्या होती है, जीएमटी होकर गुजरती है। और अफ्रीका के कुछ देशों के भी होकर गुजरती है। कौन से, अल्जीरिया है अफ्रीका के देश, माली है, बुर्किना फासो है हमारा, और घाना और टोगो। तो ये इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से, अफ्रीका से जो होकर गुजरती है वो कहाँ से, अफ्रीका में अल्जीरिया से होकर गुजरेगी, माली से, बुर्किना फासो से, घाना टोगो से, अफ्रीका से होकर गुजरेगी। और यूरोप में कहाँ से, तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन से होकर गुजरेगी। और अंटार्कटिका जो लास्ट में पड़ता है यहाँ पे भी होके जाती है, कौन सी, हमारी जीएमटी। तो इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। यूरोप में कहाँ से होकर गुजरती है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन से। अफ्रीका में कहाँ से, तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। इनको चाहे ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। ये देखा होगा आप, यूट्यूब में सर्च करिएगा, इससे रिलेटेड, जीएमटी से रिलेटेड ट्रिक आपको मिल जाएगी। कई लोगों ने बना के रखी है, जो आपको अच्छी लगे वो आप देख लीजिएगा जाके, और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूर कैसे भी याद करिएगा। और लास्ट में अंटार्कटिका याद ही रखना है, ब्रिटेन ध्यान ही होगा आपको, फ्रांस और स्पेन ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि एक सीधान में पड़ते हैं। बाकी अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या कि इनकी जो कैलकुलेशन होती है, जो टाइम निकाला जाता है हमारा, कि अगर डिग्री के हिसाब से कितने घंटे आगे कितने घंटे पीछे है, जो टाइम का कैलकुलेशन होता है उसको देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है इसको। और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आप सबको पता होगा, हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे में कितना, 360 डिग्री, जो एक गोल है, स्पेरिकल है ना, तो 360 डिग्री है, 24 घंटे में घूमती है, आपको पता होगा। तो 24 घंटे में हमारी अर्थ कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। अगर हमें निकालना हो 1 घंटे में अर्थ कितने डिग्री घूमती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री जो है उसको अगर निकालना हो 1 घंटे में कितना घूमती है, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से। तो ये निकल के कितना आएगा, 15। तो 15 डिग्री के आसपास ये 1 घंटे में घूमती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या जो अर्थ है, पहली यूनिट क्या ध्यान रखनी है, अगर घंटे में पूछे तो 1 घंटे में अर्थ कितना घूमती है अपने अक्ष पे, तो 15 डिग्री घूमती है। अब अगर जो मिनट में भी आता है, जो देखा होगा आपने, कभी लिखा होता है 82.5 डिग्री या 30 मिनट, जो मिनट होता है उसको कैसे निकाला जाता है। ये तो हमने घंटे निकाल लिए हैं कि एक घंटे में अर्थ क्या होगी, 15 डिग्री घूमेगी। अब अगर हमको मिनट निकालना हो कि कितने मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, तो हमको क्या करना है, आपको पता होगा घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ 60 मिनट लिख देते हैं और नीचे ले आते हैं 15 डिग्री को। तो हम निकल आएगा 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी। तो इसको डिवाइड करते तो क्या 4 मिनट में निकल के आएगा हमारा, क्या 4 मिनट में निकल के आएगा 1 डिग्री। तो ध्यान क्या क्या रखना है, पहली चीज़ कि 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करती है, और 1 डिग्री मूव करने के लिए कितना मिनट लेती है, तो 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट लेती है अर्थ हमारी। तो इस हिसाब से आप, अगर आपको कोई भी, मान लीजिए आपको कोई भी लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड दे दिया गया है और वहाँ से आपको टाइम निकाल के देना है, मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री लिखा है ईस्ट, तो 60 डिग्री ईस्ट लिखा है, तो अगर 60 डिग्री पे देखेंगे समय कितना हो रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, हमको सिंपल सी ट्रिक लगानी है। 60 डिग्री को 60 लिखिएगा और 1 मिनट में अर्थ कितना घूमती है, सॉरी 1 डिग्री अर्थ कितने मिनट में घूमती है, तो 4 मिनट घूमती है। तो 60 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो यहाँ पे निकालिएगा 240 ये मिनट निकल के आएगा, ठीक है 240 मिनट निकल के आएगा। तो इसको करना क्या है, आपको 60 से डिवाइड कर देना, आपका निकल आएगा कितना, 4 घंटे आपका निकल के आ जाएगा। तो 4 आवर निकाल के चला आएगा आपका आंसर। तो ये आप देख सकते हैं, और ईस्ट लिखा है तो इधर प्लस होगा माइनस, मतलब क्या होगा कि अगर लंदन में रात के 12 बज रहे हैं, अगर लंदन में रात के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कितना समय हो रहा है, यहाँ सुबह के 4 AM हो रहा होगा। इतनी चीज़ ऐसे इसको आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो अगर कोई भी आपको डिग्री दे दे, मतलब इस डिग्री पे कंट्री लाई करता है, तो यहाँ पे इतना समय क्या हो रहा होगा वहाँ का लोकल समय, तो वो निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, बस इतना करिएगा। या तो अगर घंटे में निकाल सकते हैं, घंटे में निकाल लीजिएगा, तब आपको 60 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपली निकालना है कि मान लीजिए 70 डिग्री पे कोई देश है हमारा, तो उसको निकालना हो तो 70 डिग्री लगाइएगा,
इंटू मिनट से कर दीजिएगा उसका गुणा, और जो निकल 7 चौक 28 280 मिनट ये निकल के आता है। इसको क्या करिएगा, फिर 280 को 1 मिनट में इसको रब कर दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, हाँ, फिर 280 को आराम से डिवाइड कर दीजिएगा 60 से, तो ये आपका निकल आएगा कितने घंटे कितने बज के कितने मिनट हो रहा होगा। और जो निकल गया उसमें प्लस कर दीजिएगा, अगर ईस्ट लिखा है और वेस्ट लिखा है तो माइनस कर दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ 70 डिग्री वेस्ट पे कोई कंट्री है और उसमें वहाँ पूछ रहा है स्थानीय समय क्या होगा, तो ये हमने निकाल लिया 280, ठीक है। अब इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 200, 4 घंटा इधर हो जाएगा और बचे 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट ये निकल आएगा आपका, ठीक। और 4 घंटा 40 मिनट जो निकलेगा उसको माइनस कर दीजिए, मतलब वहाँ पे कितना होगा, मान लीजिए वहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, ठीक। तो रात के 12 बज रहे हैं तो इधर कितना हो रहा होगा, इसमें माइनस कर दीजिएगा 4 घंटे 40 मिनट, आपका आराम से आंसर निकल आएगा। तो ये कैलकुलेशन ध्यान में रखिएगा, सिंपल सी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है अर्थ और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन निकाली कैसे जाती है, तो 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूमती है, तो उसी हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन निकल के आती है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज, आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दे रखे थे इसमें घटना चक्र में। तो मानक समय को देखते हैं पहले, क्या देखते हैं क्या क्या दिया रखा है इसमें। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, क्या, जब भारतीय मानक समय दे रखा है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि, मतलब रात हो रही है, 12 बज रहे हैं भारत में, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सुबह का 6 बज रहा है, तो उस स्थान की अवस्थिति क्या पूछ रहा है, जो उस स्थान की अवस्थिति जो होगी किस याम्योत्तर पर हो गई, तो यही पूछ रहा है। 1 मिनट इसको हल्का कर लूँ पेन को, तो पूछ रहा है उस स्थान की स्थिति जो होगी किस याम्योत्तर पर होगी। तो जैसा अभी हमने बताया, सुबह का 6 बज रहा है, मतलब 6 घंटा आगे चल रहा है, और 6 घंटा आगे चलने का मतलब कितने डिग्री से आगे चल रहा है, तो डिग्री यहाँ से निकाल लेंगे हम, 1 घंटे में कितना 15 डिग्री होता है, तो 6 डिग्री निकालने के लिए, 6 घंटा आगे निकालने के लिए इसको 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, 15 6 90 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमने कैलकुलेशन बताया, 6 घंटे आगे चल रहा है तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो इसको कैलकुलेट करिएगा कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री निकल के आएगा ये, ठीक। और भारत कौन से इस पर लाई करता है, तो 82.5 डिग्री पे है भारत का जो टाइम जोन है, वो किस पे 82.5 डिग्री पे, इसमें प्लस कर दीजिएगा 90, आंसर आपका निकल के चला आएगा 172 पूर्वी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ सुबह का 6 बज रहा है, आगे चल रहा है, इसलिए वहाँ पे ईस्ट होगा, तो इस हिसाब से ये आंसर आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग में समय का कितना अंतराल होगा, तो करीबन 2 घंटे का समय का अंतराल होता है। जो अरुणाचल और गुजरात में समय का अंतराल जो है वो कितना, लगभग 2 घंटे का समय का अंतराल होता है, लोकल टाइम जोन अगर देखें उनका। तो ये देख सकते हैं कि दे रखा है एक्सप्लेनेशन में क्या, कि गुजरात का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना 68 डिग्री 4 मिनट पे लाई करता है पूर्व से, और 74.4 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, तथा अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहाँ से 91 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर है। तो गुजरात के पश्चिम का अगर ले लें ये याला, और जो अरुणाचल का पूर्वी छोर है 97.30, इन दोनों के मध्य अगर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो लगभग 2 घंटे का अंतराल निकल के आता है। तो यही इसमें दे रखा है, लगभग 2 घंटा है, वैसे तो 118 मिनट निकल के आता है, मतलब 1 घंटा 58 मिनट निकल के आता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। ये अक्षांश याद रखने की कोशिश न करिएगा, इतना क्वेश्चन बनते नहीं है। अगर आपको समय निकालना आता हो तो निकाल सकते हैं लोकल टाइम जोन, अगर डिग्री आपको पता हो किस डिग्री पे लाई करता है, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको रटने की कोशिश ना करिएगा, छोड़ सकते हैं आप। बाकी आंसर इसका क्या है, 2 और 3 है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अब इतने अगर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ध्यान रखने बैठेंगे आप तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और ज़रूरी भी नहीं है ऐसे कोई क्वेश्चन बने हैं। बस आपको अगर डिग्री पता है तो आप टाइमिंग निकाल सकते हैं कि वो लैटीट्यूड किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है के देशांतर जो IST है 82.5 डिग्री हमारा, तो उसके निकटतम पूछ रहा कौन है, ऐसा कौन सा शहर है निम्नलिखित जो दिए हैं। तो ऑप्शन दे रखा है A रीवा, B सागर, C उज्जैन और D होशंगाबाद। तो राइट आंसर आपको पता होगा रीवा है, नीचे दे रखा है, क्योंकि 82.5 डिग्री के सबसे नज़दीक में ये पड़ रहा है, तो इसको देख लीजिएगा, यही सबसे पास में पड़ेगा तो रीवा। बाकी इस उज्जैन और सागर ये सब कहाँ कहाँ तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, यदि मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हो तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो देखिए 92 डिग्री पूर्वी देशांतर दे रखा है, पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा, तो वही समय निकाल लीजिएगा, जैसा अभी हमने बताया था, निकाल के दिखाया भी है।
क्वेश्चंस में, तो उसी हिसाब से निकाल लीजिएगा आप इसको, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंट बनेंगे भी, तो ये क्वेश्चन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो जो चीज़ें रटाने वाली थी वो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दी है। यदि मानक समय यानी उत्तर पर मध्याह्न इतना हो रहा तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? राइट आंसर ये लगा दिया गया। देख लीजिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का मानक समय की भी देशांतरी अंतर कितना है, तो 120 और 82.5 डिग्री माइनस कर देंगे तो 37 डिग्री निकल के आ जाएगा। 30 मिनट इस क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 4 से, 150 मिनट निकल के आएगा, 2.5 घंटे का फर्क निकल के आ जाएगा। तो ये निकाल सकते हैं इस हिसाब से। पूछ रहा है कि भारतीय जो मानक समय है यानी उत्तर कहाँ से गुजरती नहीं है, तो इसमें दे रखा है महाराष्ट्र है, इसे टिक कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश से होकर निकलती है, छत्तीसगढ़ से भी, यूपी से भी, उड़ीसा से भी निकलती है और मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र राइट आंसर नहीं है, तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, कहाँ से किस नगर से गुजरती है, तो ऑप्शन ए दे रखा है नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना और डी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के नैनी आपको पता होगा, या मिर्ज़ापुर भी आजकल एनसीईआरटी में दे रखा है, तो नैनी के निकट से और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक, वही पूछ रहा 82.5 डिग्री, इसको टिक कर लीजिएगा। समय इतना वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं कि बार बार पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ये सब चीज़ें पढ़ा भी दी हैं मैंने। IST और GMT के बीच कितना अंतर पाया जाता है, तो ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 5.5 घंटे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 82.5 डिग्री को अगर आप इंटू करेंगे कितने 4 मिनट से, तो निकल के आएगा आपका 5.5 घंटे। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो वही दे रखा है 5.5 घंटे, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय कब होता है, 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने कब होगा, तो 5-2 घंटे का डिफरेंस है, तो 7 बजे लगा लीजिएगा। अभी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, तो आपको पता होगा दोनों में अरुणाचल प्रदेश और जो हमारा गुजरात है, तो गुजरात और अरुणाचल के बीच जो टाइम जोन का फ़र्क है कितना, 2 घंटे का करीबन डिफरेंस आता है। वहीं अगर गुजरात और असम का लें टाइम जोन, तो उसमें करीबन 1 घंटे 40 या 30 मिनट का डिफरेंस आता है। तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होगा कौन से लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, तो उसका आप टाइम जोन निकाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। वरना ध्यान आपको बस इतना रखना है, मोटी मोटी चीज़, कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का फ़र्क है दोनों के बीच, और अरुणाचल प्रदेश और असम और गुजरात के बीच करीबन 1 घंटे 40 मिनट का आसपास का डिफरेंस है। तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है, तो ये देख लीजिएगा, बंगलुरु है जो दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है। दिल्ली का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 76 डिग्री 50 मिनट से लेकर 77 डिग्री 22 मिनट के पूर्व मध्य स्थित है। और वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतर अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। तो देशांतर अंतर ये सबसे कम किससे है, दिल्ली से। तो ये देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, बंगलुरु होगा। तो जैसा हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा टॉपिक है, तो ये हमने देख लिया मानक समय जो है इंडिया का, और जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है वो कौन सी कंट्री से गुजरता है, सारी चीज़ें इसमें देख ली हमने। अब नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं क्या देखेंगे, कि जो दूरस्थ बिंदु हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया के, तो उनको देख लेते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ से देख लीजिए आप, जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया है उनको देख लेते हैं मैप पे। सबसे जो उत्तरी, मतलब जो नॉर्दर्न है, वहाँ कौन सा बिंदु पड़ता है, सबसे उत्तरी बिंदु, तो नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का वो कौन सा है, इंदिरा कौल लद्दाख में। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और लद्दाख अब कैसा हो गया है, तो अगर पूछे सबसे उत्तरी भारतीय राज्य कौन सा है, तो लद्दाख नहीं, क्योंकि ये सब क्या अब यूटी बन गए हैं। पहले जम्मू कश्मीर पे आता था ये इंदिरा कौल, अब ये यूटी बन गया है, तो ध्यान में रखिएगा। तो सबसे अगर उत्तरी पूछे आपसे, तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है हमारा, ठीक। सबसे उत्तरी अगर आपसे पूछे कौन सा राज्य पड़ेगा, तो हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। लेकिन अगर सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा पड़ता है, तो लद्दाख में पड़ता है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसका नाम है क्या, इंदिरा कौल। ये आप सुनते आए होंगे बहुत टाइम से। और जो सबसे हमारा पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, तो सबसे पूर्व में आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है हमारा। तो सबसे पूर्व में अरुणाचल पड़ता है, आपको पता होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो ये ध्यान में रखिएगा, किबुथु, ठीक है। किबुथु नाम है जो सबसे पूर्वी बिंदु है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु जो वो है उसमें यूटी में पड़ता है, यूनियन टेरिटरी हो गई अब लद्दाख में, सबसे यूटी में पड़ता है इंदिरा कौल हमारा। और जो पूर्वी बिंदु है कौन सा, किबुथु है, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न जो मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, गुहार मोती, गुजरात में जो पड़ता है गुहार मोती, ये ध्यान में रखिएगा। गुहार मोती सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंडिया का। सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा है, गुहार मोती, ध्यान में रखिएगा। गुजरात भी GU से बनता है और गुहार मोती भी GU से बनेगा, तो इसको कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा।
बाकी इंदिरा कॉल जो है हमारा, तो वो कहाँ पे, इंदिरा कॉल लद्दाख में पड़ेगा यूटीज में, और अरुणाचल प्रदेश में किबिथू पड़ेगा जो सबसे पूर्वी बिंदु है। और जो साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसमें 2 पॉइंट हैं, एक जो मेनलैंड का पॉइंट है और एक जो कौन सा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है। एक इंडिया में मेनलैंड का और एक जो समुद्र को मिला के अगर जोड़ें अंडमान निकोबार को तो उसमें भी सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के पॉइंट दे रखे हैं सदर्न मोस्ट, उनको देख लेते हैं। अगर मेनलैंड का देखें, मतलब ये देखिए, अगर मेनलैंड में देखेंगे तो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा पड़ेगा हमारा, तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ेगा वो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मेनलैंड का आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन यूँ बनेगा, देखिए अगर आपसे पूछे सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो उस पर लगवाइएगा आप क्वेश्चन में आंसर पिग्मेलियन पॉइंट ही लगाइएगा। लेकिन आपसे पूछ ले जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप ये कन्याकुमारी लगाइएगा, तमिलनाडु, ठीक है। अगर पूछ ले मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप कन्याकुमारी लगाइएगा। और अगर क्वेश्चन सीधे ऐसे बनता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है, तो आप लगाइएगा क्या, पिग्मेलियन पॉइंट, जो अंडमान निकोबार या ग्रेट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में पड़ता है। तो देख लीजिए, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट भी हो, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो इन दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, 2 नाम है इसके, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इसको दोनों कहते हैं। और ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार में भी कहाँ पे, तो ग्रेट निकोबार। ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है और बना भी है कई बार। तो किसमें, ग्रेट निकोबार में पड़ेगा ये पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जिसको कहते हैं। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। तो हमने देख लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी पॉइंट है, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट इंडिया के। और देख लेते हैं इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे क्या कि 31 अक्टूबर 2019 से क्या होता है कि भारत में जो सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल होता है, पश्चिमी गुजरात, और ये सब तो कुछ नहीं चेंज हुआ, लेकिन जो उत्तरी राज्य होगा हमारा वो कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। तो सबसे उत्तरी राज्य हमारा कौन सा हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। और 2019 से पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर होता था सबसे पूर्वी राज्य। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाता है 31 अक्टूबर 2019 से हमारा, हिमाचल। बाकी पूर्व में तो अरुणाचल है ही, पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण में तमिलनाडु है। और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी कौन सा आएगा, तो फिर लद्दाख आएगा, और दक्षिणी भाग में कौन सा आएगा, अंडमान निकोबार आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। अगर केंद्र शासित और राज्य दोनों में पूछे तो उसमें सबसे दक्षिणतम हमारा अंडमान निकोबार और पूर्व में लद्दाख आ जाएगा। और केवल राज्य की बात करें तो सबसे राज्य में सबसे उत्तरी हमारा हिमाचल होगा और दक्षिणी तमिलनाडु होगा। बाकी ये नाम हमने देख लिए। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार पे है, तो ये देख सकते हैं आप। और ये मुख्य भूमि का कन्याकुमारी वाला है हमारा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ लिखा क्या, सदर्न मोस्ट पॉइंट लिखा है, ना कि मुख्य भूमि या पृष्ठभूमि का, ना ही राज्यों में पूछा है और ना ही केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो अगर आपसे सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो सीधे लगाइएगा कौन सा, इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखिएगा, सीधे लगाइएगा इंदिरा पॉइंट, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो उस हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं, पिग्मेलियन भी लिख के आएगा कहीं कहीं, तो पिग्मेलियन पॉइंट कह दीजिए या इंदिरा पॉइंट कर दीजिए। अगर सीधे पूछे सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और उसमें कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मुख्य भूमि का, कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में, कि केंद्र शासित प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो आप सीधे टिक करिएगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट को। तो यही इसमें राइट आंसर है, देख सकते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो विकल्प सही है। बी दे रखा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो आपको पता होगा बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार हमने बताया था, वही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, दे रखा है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे हमारा, तो इंदिरा पॉइंट आपको पता होगा बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में है, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो सबसे पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात हो जाएगा और पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और इसमें भी जो आपको पता होगा गुहार मोती सबसे पूर्व पश्चिमी पॉइंट है इधर, और सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा, किबूथू। तो ये आपको पता होगा किबूथू नाम है इसका, सबसे जो पूर्वी पॉइंट है, तो इसको टिक कर लीजिएगा। तो ये हो गए हमारे सबसे पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कितने डिग्री पे लाई करता है, तो पूर्वी होगा और गुजरात में होगा, या इसी से टिक कर सकते हैं आप। तो 68.7 डिग्री है, गुजरात में ही पड़ेगा। और पूर्व मतलब यहाँ गुजरात, ये ना सोचिएगा गुजरात पूर्व में है। जब हम 0 डिग्री से लाइन खींचते तो इधर जितना आता है वो पूर्व में ही बोला जाता है उसको, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में। तो इतनी चीज़ देख लीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये दिया है। और देशांतर, पूर्वी देशांतर गुहार मोती गुजरात में है, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित
प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे अधिक पूर्व की ओर पूरा निम्नलिखित जो दे रखे हैं, तो राइट टिक कर लीजिएगा इसमें लखनऊ। और ये क्वेश्चन तभी आपसे सॉल्व होंगे जब आपको अच्छे से लॉन्जिट्यूड पते होंगे, तब उस हिसाब से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन क्या हमारा 7वां, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये हमारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कहाँ अरब बंगाल की खाड़ी भी मिलती है, अरब सागर भी मिलता है और हिंद महासागर भी मिलता है। तो ठीक है, कन्याकुमारी में ध्यान रखिएगा। तो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। और कन्याकुमारी भारतीय राज्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ये सबको पता होगा और ध्यान में रखिएगा अगर ना पता हो तो। कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में, जहाँ पे बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर सब एक साथ मिलते हैं वहाँ पे। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहे आपको। बाकी अगर कोई डाउट एंड क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, मेरी आईडी हमने बता रखी है। और बाकी अगर कोई कमी होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे क्या? नेबरिंग कंट्री। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।